Hello everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video I'm going to discuss about the topic BHIC 110 History of India from 1757 to 1857 यानी 1757 से लेके 1857 तक की हिस्ट्री हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस वीडियो बस आपको कह देना चाहता हूँ कि ये जो हमने जो नोट्स बनाए हैं ये पिछले 5 सालों का पिछले 5 ईयर्स का जो है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है राइट जो बार बार रेपिटेडली आया उनसे हमने बनाया है. सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 में है सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो. इससे जितना भी इग्नो से रिलेटेड जो भी वीडियो यहाँ पे आएगा आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा. अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहाँ से ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में. तो चलिए शुरू करते हैं. BHIC 110 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 टू 1857. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द एमरजेंस नेचर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स इन 18th सेंचुरी इंडिया. बेसिकली इसमें हमसे क्या पूछ रहा है यानी कि जो हमारे जो 18th सेंचुरी में जो रीजनल पॉलिटिक्स के जो है ना रीजनल पॉलिटिक्स के जो उभर और उनकी जो नेचर पर हमें चर्चा करना है राइट. बेसिकली जो हमारे जो क्षेत्रीय रियासतें जो रहती थी उसी को हम रीजनल पॉलिटिक्स कहते हैं. डिस्कस द एमरजेंस नेचर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स इन 18th सेंचुरी. आंसर में लिखा है The 18th century in Indian history was a period of a great political change. यानी 18th century जो है ना इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़े पॉलिटिकल बदलाव का दौर था. As the might Mughal as the mighty Mughal Empire began to weaken and collapse after the death of Emperor Aurangzeb in 1707, several independent and powerful regional kingdoms emerged across the subcontinent. मतलब जो जैसे ही हमारे जो माइटी जैसे ही जो है माइटी मुगल एम्पायर 1707 में एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद जो है ना कमज़ोर होने लगा और कोलैप्स हुआ. इससे क्या हुआ कि पूरे जो है ना सब कॉन्टिनेंट में जो है ना कई इंडिपेंडेंट और पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो है ना खड़े हो गए अलग अलग जो रहते हैं. देन हिस्टोरियंस डिवाइड दिस रीजनल पॉलिटिक्स इनटू थ्री मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन. मतलब जो है जो हिस्टोरियंस थे यानी हमारे इतिहासकार इन रीजनल पॉलिटिक्स को जो है ना उनके ओरिजिन के बेसिस पर जो है ना तीन मेन कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिए थे. सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स. सबसे पहला है सक्सेशन स्टेट्स. दीज स्टेट्स वर ओरिजिनली रिच प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर. दीज गवर्नर्स took advantage of the weak kings in Delhi and stopped paying taxes, turning their regions into independent kingdoms. Example include Bengal under Murshid Quli Khan, Awadh under Saadat Khan, and Hyderabad under Nizam ul Mulk. They kept old Mughal administrative rules alive. यानी जो सबसे पहला था सक्सेशन स्टेट यानी ये स्टेट्स ओरिजिनली मुग़ल एम्पायर के जो है ना अमीर प्रोविंसेस थे राइट. इनके गवर्नर्स ने जो है ना दिल्ली के कमज़ोर राजाओं का फ़ायदा उठाया और टैक्स देना बंद कर दिया जिससे उन्होंने अपने रीजन्स को इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बदल लिया. इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं. इसके एग्जांपल है जैसे जो मुर्शिद कुली खान के जो अंडर जो बंगाल आता था, सादत खान के अंदर जो है अवध आता था और निज़ाम उल मुल्क के अंदर हैदराबाद. इन्होंने जो है ना पुराने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को जो है ना ज़िंदा रखा. सेकंड है रेबल वॉरियर स्टेट्स. मतलब these kingdoms rose by launching open military rebellions against Mughal rule. The most powerful among them were the Marathas, followed by the Sikhs in Punjab and the Jats near Agra. They were highly military focused. मतलब ये किंगडम जो है ना मुग़ल रूल के ख़िलाफ़ खुले मिलिट्री रेबेलियंस फौजी जो बुंगावट करके जो खड़े हुए थे ना इनमें सबसे पावरफुल मराठास थे जिसके बाद पंजाब के सिख्स और आगरा के जो है आगरा के पास के जाट सबसे थे. इनका पूरा फोकस मिलिट्री पर था. नाउ थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट किंगडम. दीज स्टेट्स एग्जिस्टेड ऑन द आउटर बॉर्डर्स ऑफ द मुगल मैप. यानी जो है ना ये मुगल मैप के जो है ना आउटर बॉर्डर्स पे एग्जिस्ट करते थे एंड मेंटेन्ड हाई ऑटोनॉमी इवन ड्यूरिंग द पीक मुगल एरा. और बहुत ही ज़्यादा हाई ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखते थे मुगल के पीक एरा में भी. सच एज मेज़ोर में अंडर हैदर अली और टीपू सुल्तान एंड द राजपूत स्टेट्स.
नाउ नेचर ऑफ 18th सेंचुरी पॉलिटिक्स, बेसिकली इसमें क्या होता था, जो ये किंगडम्स जो है ना इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हुआ करते थे, यानी फ़ायदे में और डिसेंट्रलाइज थे। हालांकि ये जो है ना ये आपस में लगातार लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जो है ना ये सिंगल यूनाइटेड इंडियन फ्रंट नहीं बन पाए। और इस बात ने जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना मौका दिया कि वो उन्हें एक एक करके जीत सके। इंडियन फ्रंट अलाउिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कॉन्कर देम वन बाय वन। नाउ क्वेश्चन टू में क्या पूछ रहा है कि गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर फ्रॉम बंगाल नवाब्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो है ब्रिटिश द्वारा जो बंगाल की जीत और बंगाल के नवाब्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर के ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल्ड हमें जो है ना अकाउंट देना है, यानी डिटेल्ड एनालाइज करना है। The conquest of Bengal was the historic starting point of British political empire building in India. Bengal in the 18th century was the richest province in India. The transformation of power from the independent Nawabs to the British East India Company happened through two milestone battles. मतलब जो बंगाल की जीत इंडिया में ब्रिटिश पॉलिटिकल एम्पायर बिल्डिंग का हिस्टोरिक स्टार्टिंग पॉइंट था। 18th सेंचुरी में बंगाल इंडिया का सबसे अमीर प्रोविंस था। इंडिपेंडेंट नवाब्स से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है ना हाथ में पावर का ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो माइलस्टोन बैटल्स के जरिए हुआ था। सो वो दो दो स्ट्रक्चरल माइलस्टोन्स क्या क्या थे, सबसे पहले था द बैटल ऑफ प्लासी 1757। सिराज उद दौला, the young Nawab of Bengal, challenged the British because company traders were abusing tax-free trade passes and fortifying Calcutta without his permission. The British commander Robert Clive hatched a secret conspiracy with the Nawab's jealous army general Mir Jafar. During the battle on June 23, 1757, Mir Jafar kept his troops away from the field. Siraj ud Dowla was defeated and killed, and the British placed Mir Jafar on the throne as a puppet ruler। यानी जो द बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जो सिराज उद दौला जो था, जो बंगाल के यंग नवाब थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया क्योंकि कंपनी के ट्रेडर्स टैक्स फ्री ट्रेड पासेस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी परमिशन के बिना कलकत्ता का जो है ना कलकत्ता का किलाबंदी जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। यानी ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के जेलस आर्मी जनरल मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट साजिश रची। जून 23 1757 1757 को बैटल के दौरान मीर जाफर ने अपनी ट्रूप्स को मैदान से दूर रखा। सिराज उद दौला हार गया और मारा गया और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को पपेट रूलर बनाकर तख्त पर बैठा दिया। सेकंड, द बैटल ऑफ बुक्सर 1764। Puppet Nawabs like Mir Kazim soon grew tired of constant British money demands and tried to break free. Mir Kazim formed a grand military alliance with Suja ud Dowla, Nawab of Awadh, and Shah Alam II, the weak Mughal emperor. The combined Indian armies met the British forces at Buxar in 1764. The disciplined British army won a total victory। मतलब जो मीर काजिम जैसे पपेट नवाब से जल्द ही ब्रिटिशर्स की जो है ना लगातार पैसों की डिमांड से परेशान हो गए थे और आज़ाद होने की कोशिश की। मीर काजिम ने जो है ना सूजा उद दौला यानी नवाब ऑफ अवध जो थे और शाह आलम टू जो वीक मुगल एम्परर थे के साथ मिलकर एक ग्रैंड मिलिट्री अलायंस बनाया। इन कंबाइंड इंडियन आर्मीज़ का सामना 1764 में बुक्सर में ब्रिटिश फोर्सेस से हुआ। डिसिप्लिन ब्रिटिश आर्मी को एक टोटल विक्ट्री मिला इससे। द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। Treaty of Allahabad 1765. Robert Clive forced the Mughal emperor to sign the Diwani rights. This legal document gave the East India Company the direct right to collect all land taxes from Bengal, Bihar, and Odisha, giving them total financial control while leaving the puppet Nawab with zero power। मतलब जो है ना रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ना मुगल एम्परर को दीवानी राइट्स साइन करने पर मजबूर किया। इस लीगल डॉक्यूमेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो है ना डायरेक्ट लैंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो है राइट दिया, जिससे उन्हें टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल मिल गया, जबकि पपेट नवाब के पास जीरो पावर बची थी। नाउ क्वेश्चन 3, डिस्कस द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम फ्रेमवर्क डेवलप्ड इन इंडिया। यानी जो इंडिया में जो है ना डेवलप्ड किए गए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम फ्रेमवर्क पर हमें जो है डिस्कशन करना है।
सो बेसिकली क्या था ना, जैसे आपने जो है नई नई जीते गए जो है ना, बेसिकली टू सेफली गवर्न देयर न्यूली conquered Indian territories and maximized tax collections, the British East India Company replaced old traditional rules with a highly centralized bureaucratic, administrative and judicial frame. मतलब जो अपने नई जीते गए इंडियन टेरिटरीज को सेफली गवर्न करने और टैक्स कलेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को एक हाईली सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फ्रेमवर्क से रिप्लेस कर दिया। सो पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले है द सिविल सर्विसेज। इससे क्या होता है, इससे सिस्टमेटिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ना इंट्रोड्यूस किया था, जिन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने कंपनी ऑफिसर्स के प्राइवेट ट्रेड पर बैन लगाया और प्रीमियम सैलरीज सेट किया। बाद में रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर जो है ना उन्होंने वो बेस्ड हो गया। इसका सोल टैक्स कलेक्ट करना था और फॉर्म लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। इंडियंस को जो है ना हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से स्ट्रिक्टली दूर रखा गया था इसमें। द आर्मी एंड पुलिस। बेसिकली जो है ना ब्रिटिशर्स ने जो है ना एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी बनाई, जिसमें जो है ना मोस्टली इंडियन सोल्जर्स, जिन्हें सिपॉइस कहते थे, दीज सोल्जर्स थे, जिन्हें ब्रिटिश ऑफिसर से लीड करते थे। उन्होंने एक रेगुलर पुलिस फ्रेमवर्क भी जो बनाया था, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को हेड करने के लिए एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होता था, ताकि लोकल रेबेलियंस को क्रश किया जा सके और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैंडल किया जा सके। अब जुडिशियल फ्रेमवर्क क्या होता है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ना कॉर्नवालिस कोड ऑफ 1793 के जरिए जुडिशरी को टैक्स कलेक्शन ऑफिस से अलग कर दिया। उन्होंने कोर्ट्स की एक अच्छी हायरार्की सेटअप की। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जैसे जो सिविल प्रॉपर्टी केसेस हैंडल करती थी, और जो फौजदारी जो अदालत रहती थी उसमें क्रिमिनल केसेस हैंडल करती थी। जो ऊपर जो है ना जो सदर दीवानी अदालत कलकत्ता तक जाती थी। उन्होंने जो है ना वेस्टर्न रूल ऑफ लॉ कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब था कि पेपर पर जो है ना प्रिंटेड स्टैंडर्ड रूल्स सब पर बराबर अप्लाई होंगे। हालांकि रियलिटी में ब्रिटिश सिटीजन्स को हमेशा सेपरेट कोर्ट में सुपीरियर ट्रीटमेंट मिलता था। ऑलवेज रिसीव सुपीरियर ट्रीटमेंट इन सेपरेट कोर्ट्स। नाउ क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डिबेट ऑन एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड एजुकेशन। यानी जो ब्रिटिशर्स के अंडर एजुकेशन पॉलिसी पर चल रहा था डिबेट, उसमें कॉलोनियलिज्म और एजुकेशन के बदलते रिश्तों को हमें एक्सप्लेन करना है। सो इन द अर्ली 19th century a fierce intellectual debate broke out within the British administration regarding what type of education policy the state should fund and promote in colonial India। मतलब जो अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक फियर्स इंटेलेक्चुअल डिबेट, भारी बहस छिड़ गई थी, जिसमें कॉलोनियल इंडिया में सरकार को जो है ना किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी को फंड और प्रमोट करना चाहिए। सो द ग्रेट ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। सो द ओरिएंटलिस्ट फैक्शन, इसमें बेसिकली क्या होता था, इस फैक्शन को जो है ना विलियम जोन्स और एच टी प्रिंसेप जैसे स्कॉलर्स लीड कर रहे थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन जैसे नेटिव लैंग्वेजेस का यूज़ करके ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को फंड करना चाहिए। उनका मानना था कि इस लोकल कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट दिखेगी और नेटिव पॉपुलेशन पीसफुली और इजीली जो है ना ईजी टू रूल रहेगी। दी एंग्लिसिस्ट फैक्शन, इस फैक्शन को जो है ना चार्ल्स ट्रेवलिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लीड कर रहे थे, और इसे जो है ना राजा राम मोहन रॉय जैसे इंडियन रिफॉर्मर्स का जो है ना सपोर्ट था। उन्होंने ताना दिया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन अनसाइंटिफिक और यूजलेस है। उन्होंने डिमांड की कि सरकार को अपना सारा बजट मॉडर्न वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को स्प्रेड करने में लगाना चाहिए, जिसमें इंग्लिश एज द सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का अकेला माध्यम हो। द आउटकम, मैकॉलाइज मिनट ऑफ 1835। मतलब जो लॉर्ड मैकॉलाई ने जो है ना एंग्लिसिस्ट्स को कम्प्लीटली सपोर्ट करके इस डिबेट को ख़त्म कर दिया। उन्होंने फेमसली कहा था कि अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल सेफ इंडिया और अरेबिया के पूरे नेटिव लिटरेचर से ज़्यादा वर्थ रखती है। इस एजुकेशन पॉलिसी का गोल डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, यानी सिर्फ एक टाइनी इलाइट क्लास ऑफ अपर इंडियंस को एजुकेट करना जो ब्लड और कलर में इंडियन हो।
पर टेस्ट, ओपिनियंस और इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो, ताकि वो कंपनी के सस्ते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज को चलाने के लिए लॉयल क्लर्क की तरह काम कर सके। नाउ क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, डिस्कस द यूटिलिटेरियन एंड ओरिएंटलिस्ट आइडियाज इन इंडिया। यानी इंडिया में यूटिलिटेरियन और ओरिएंटलिस्ट आइडिया पर हमें चर्चा करना है। So the British East India Company did not rule India using physical military force alone. They used distinct intellectual ideas and ideologies to shape and justify their administrative choices. मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ जो है ना इंडिया पर सिर्फ फिजिकल मिलिट्री फोर्स के दम पर रूल नहीं किया, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइसेस को सही तरीके के सही ठहराने के लिए जो है ना अलग अलग इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ का यूज़ किया। तो सबसे पहला आ जाता है द ओरिएंटलिस्ट आइडिया, रिस्पेक्ट एंड रिकॉर्ड। मतलब ओरिएंटलिस्ट लेट 18th सेंचुरी में उभरे, जिसे विलियम्स जोन जैसे पियोनियर्स ने लीड किया था, जिन्होंने जो है ना 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की थी। वो इंडिया के एंसाइंड पास्ट को जो है ना गहरी तारीफ यानी डीप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखते थे। उन्होंने भागवत गीता और मनुस्मृति जैसे क्लासिकल टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उनका कोर आइडिया क्या था? उनका कोर आइडिया था कि इंडिया के जो है ना एंसाइंट टाइम्स में एक मैग्निफिसेंट गोल्डन सिविलाइजेशन थी, जो सेंचुरीज के दौरान डीजनरेट खराब हो गई। उनका आर्ग्यूमेंट था कि पब्लिक एंगर से बचने के लिए ब्रिटिशर्स को इंडियन पर यूरोपियन कोर्ट्स फोर्स करने की जगह उनके अपने ट्रेडिशनल लॉस और एंसाइंट कस्टम्स के मुताबिक रूल करना चाहिए। Now question 2. The utilitarian idea changed and modernized. The utilitarians emerged in 1820s, led by British thinkers like James Mill and Jeremy Bentham. They completely rejected the Orientalist admiration. They looked at Indian culture as backward, superstitious, and stagnant. Their core belief was the goal of governance is the greatest happiness of the greatest number, which can only be achieved through strict scientific laws, modern education, and rapid legal reforms. They wanted to completely transform Indian society using Western principles, leading to the ban of social practices like sati and introduction of English laws. इसका मतलब क्या है? यूटिलिटेरियंस 1820s में उभरे, जिससे जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम जैसे ब्रिटिश थिंकर्स लीड कर रहे थे। उन्होंने ओरिएंटलिस्ट एडमायरेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। वो इंडियन कल्चर को बैकवर्ड, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी और स्टैग्नेंट, रुका हुआ देखते थे। उनका कोर बिलीफ था कि गवर्नेंस का गोल द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी हो, जो सिर्फ स्ट्रिक्ट साइंटिफिक लॉज, मॉडर्न एजुकेशन और रैपिड लीगल रिफॉर्म्स के जरिए ही अचीव किए जा सकते हैं। वो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स का यूज़ करके इंडियन सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, जिसके चलते सती जैसे सोशल प्रैक्टिसेस पर बैन लगाया गया और इंग्लिश लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। नाउ क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड मर्केंटाइल पॉलिसीज़। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड और मर्केंटाइल यानी व्यापारिक पॉलिसीज़ के नेचर और एक्सपेंशंस को हमें एक्सप्लेन करना है। The East India Company started in 1600 as a simple monopoly trading venture. Over 2 centuries, its trade policies transformed from pure commercial merchant business into a demonizing colonial machine that sucked wealth from India to fuel Britain economy. इसका मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना 1600 में जो है ना 1600 में एक सिंपल मोनोपोली ट्रेडिंग वेंचर के रूप में शुरुआत की थी। 2 सेंचुरीज के दौरान इसकी ट्रेड पॉलिसीज़ एक पूरे कमर्शियल मर्चेंट बिजनेस से बदलकर एक ऐसी कॉलोनियल मशीन बन गई, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए इंडिया से वेल्थ निचोड़ती थी। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ मर्केंटाइल पॉलिसीज़। सबसे पहला आता है द बुलियन फेज। मतलब जो प्री 1757 यानी शुरुआती दिनों में कंपनी जो है ना एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह काम करती थी। वो यूरोप से सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स बुलियन लाते थे, ताकि प्रीमियम इंडियन जो है ना जो प्रीमियम इंडियन सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस खरीद सके, और जिसे वो ग्लोबल मार्केट्स में बड़े प्रॉफिट्स के लिए बेचते थे। इस फेज से क्या होता था? इंडियन वीवर्स और ट्रेडर्स को जो है ना फ़ायदा हुआ था। द मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन फेज। इसका मतलब क्या है?
जो पोस्ट 1757 यानी 1765 1765 में बंगाल की दीवानी राइट जीतने के बाद कंपनी का ट्रेडिंग नेचर कम्प्लीटली बदल गया। उन्होंने ब्रिटेन से गोल्ड या सिल्वर लाना बंद कर दिया। वो बंगाल के फार्मर से कलेक्ट किए गए मैसिव लैंड टैक्स के पैसे से ही इंडियन टेक्सटाइल और रॉ आइटम्स खरीदते थे। उन्होंने इन आइटम्स को पूरे यूरोप में जो है ना इन आइटम्स को यूरोप एक्सपोर्ट किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जिससे इंडिया की वेल्थ डायरेक्टली ड्रेन होने लगे। Now third is the Free Trade Charter Act of 1813। यानी जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज खड़ी हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके मोनोपोली ट्रेड राइट्स छीन लिए। इंडिया के बॉर्डर्स सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिए गए, जिससे इंडिया एक मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बदलकर ब्रिटिश मशीन्स के लिए जो है ना एक हेल्पलेस रॉ मटेरियल प्रोवाइडर वाला बन गया। Now question 7. Explain the subsidiary alliance and its role in the expansion of British hegemony in India। यानी सब्सिडरी अलायंस ये क्या होता है, जो सहायक संधि होती है, यानी सब्सिडरी सहायक संधि बोले तो सब्सिडरी अलायंस, और इंडिया में ब्रिटिश हेजेमोनी, हेजेमोनी यानी जो दबदबा, यानी जो सहायक संधि और इंडिया में जो ब्रिटिशर्सों का जो दबदबा था, उनके एक्सपेंशन में इसके रोल को जो है ना हमें एक्सप्लेन करना है सब्सिडरी अलायंस का। सो the subsidiary alliance was a master strategic political military system introduced in 1798 by Governor General Lord Wellesley. It was designed to bring independent Indian princely states under complete British control without spending much company war budget। मतलब सब्सिडरी अलायंस एक मास्टर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री सिस्टम था जिसे 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया था। इसी से जो है ना इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इंडिपेंडेंट इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को जो है ना बिना कंपनी का जो है ना वार बजट खर्च किए कम्प्लीटली ब्रिटिश कंट्रोल में लाया जा सके। कोर फीचर्स क्या था सब्सिडरी अलायंस का? एन इंडियन रूलर हु साइन दिस ट्रीटी हैड टू एक्सेप्ट दिस स्ट्रिक्ट कंडीशन। जो इंडियन रूलर थे अगर वो साइन करते थे तो उनको ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस एक्सेप्ट करना होता था। दे हैड टू डिजॉल्व देयर ओन नेटिव आर्मी कम्प्लीटली, यानी उन्हें जो है ना अपनी नेटिव आर्मी को कम्प्लीटली डिज़ॉल्व यानी ख़त्म करना पड़ता था। दे हैड टू एक्सेप्ट अ परमानेंट ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स इनसाइड देयर कैपिटल सिटी। जो उनको जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो ब्रिटिशर्स का जो मिलिट्री फोर्स है परमानेंटली उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने सिटी में। द इंडियन स्टेट हैड टू पे फुल कैश अलाउंस और हैंड ओवर अ रिच स्लाइस ऑफ देयर लैंड टेरिटरी टू फंड द ब्रिटिश आर्मीज मेंटेनेंस। यानी इंडियन स्टेट को जो है ना इस ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए फुल कैश अलाउंस देने पड़ते थे, या फिर अपने टेरिटरी का एक रिच स्लाइस हिस्सा उन्हें सौंपना पड़ता था। They had to keep British officer called a resident inside their court and could not fight wars or hire any non-English European without British permission। मतलब जो है ना उन्हें अपने कोर्ट के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहते थे, और वो ब्रिटिश परमिशन के बिना कोई वार नहीं लड़ सकते थे, और ना ही किसी जो है ना नॉन इंग्लिश यूरोपियन को जॉब में रख सकते थे। its role in expanding British hegemony. The alliance acted like a slow poison. States like Hyderabad 1798, Awadh 1801, and the Maharashtra Peshwa signed it out of fear. It completely stripped Indian rulers of their independence. Basically इसका मतलब क्या था कि जो ये अलायंस जो है ना एक स्लो पॉइजन यानी एक तरीके का जो है ना स्लो जहर के जैसे काम कर रहा था कि की तरह काम करता था। जैसे हैदराबाद 1798, अवध 1801 और मराठा पेशवा जैसे स्टेट्स जो है ना ने डर के मारे इस पर साइन किए। इसने इंडियन रूलर से उनकी इंडिपेंडेंस कम्प्लीटली छीन ली और उन्हें हेल्पलेस पपेट्स बना दिया। कंपनी को एक मैसिव आर्मी मिली जो पूरे इंडिया में जो है ना फैली हुई थी, और जिसका पूरा खर्चा इंडियन पैसे से उठाया जा रहा था, जिससे उन्होंने फ्रेंच जैसे ग्लोबल राइवल्स को सेफली एलिमिनेट कर दिया। नाउ क्वेश्चन 8, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी एंड महालवारी सिस्टम्स। मतलब जो है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट होता था, रियायतवारी और महालवारी सिस्टम्स के जो है ना उनके हमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर एक्सप्लेनेशन करनी है, डिस्कस करना है। सिंस लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर टैक्स
was the primary source of wealth for the East India Company. The experiment built three major land settlements across different zones of India, each causing deep distress to rural families. बेसिकली जो है ना, क्योंकि लैंड रेवेन्यू यानी खेती पर जो टैक्स जो आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वेल्थ का प्राइमरी सोर्स था। उन्होंने इंडिया के लगभग अलग अलग जोन्स में तीन बड़े लैंड सेटलमेंट्स का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से हर एक ने रूरल फैमिलीज़ को गहरा दुख दिया। फीचर्स ऑफ द थ्री रेवेन्यू सिस्टम्स, क्या क्या फीचर्स है थ्री रेवेन्यू सिस्टम के? सबसे पहला द परमानेंट सेटलमेंट, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो 1793 में जो थे, इसे जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ना इंट्रोड्यूस किया था। इसने लोकल टैक्स कलेक्टर्स को परमानेंट जमींदार लैंड लॉर्ड्स बना दिया। टैक्स का अमाउंट पेपर पर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। अगर कोई लैंडलॉर्ड एक स्पेसिफिक डेट के सूरज डूबने तक फिक्स्ड अमाउंट नहीं चुका पाता, यानी सनसेट लॉ, तो उसकी लैंड को ऑक्शन यानी नीलाम कर दिया जाता था। जमींदार कैश निकालने के लिए पुअर पीजेंट्स को जो है ना भयानक टॉर्चर करते थे। दी रियतवाड़ी सिस्टम, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, मतलब इसे जो है ना थॉमस मुनरो ने डिज़ाइन किया था। इन्होंने मिडल मैन जमींदार्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि स्टेट जो है ना अपना पूरा प्रॉफिट चाहती थी। उन्होंने टैक्स एग्रीमेंट्स डायरेक्टली इंडिविजुअल फार्मर जैसे रियॉट के साथ किए। टैक्स रेट्स बहुत हाई थे, हार्वेस्ट का 50 to 60% तक जो है ना, और हर 30 ईयर्स में रिवाइज होते थे, जिसने फार्मर्स को गहरे डेब्ट ट्रैप्स में यानी कर्जे के जाल में जो है ना फंसा दिया था। The Mahalwari system, Punjab Northwest Province. Here the text agreement was made with the entire village community collectively known as a Mahal. Village elders were held responsible for collecting taxes from all families, leading to group land losses if crops failed. मतलब इसका ये मतलब है, यहाँ टैक्स एग्रीमेंट पूरी विलेज कम्युनिटी के साथ कलेक्टिवली किया जाता था, जिसे महाल कहते थे। विलेज एल्डर्स को सभी फैमिलीज से टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था, जिससे अगर क्रॉप्स फेल हो जाए तो पूरे ग्रुप की लैंड लॉस हो जाती थी। नाउ क्वेश्चन 9, क्रिटिकली एग्जामिन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के व्यापारी कारण जो है ना, और इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर इसके क्या क्या इम्पैक्ट और क्रिटिकली क्या क्या इम्पैक्ट हुए जिन्हें हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। सो commercialization of agriculture means shifting farming from growing traditional food grains like wheat, rice, and millets for family survival to growing high value cash crops like indigo, cotton, opium, tea, and sugarcane. meant to be sold in international markets for cash profit। इसका मतलब क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि फार्मर जो है ना, फार्मर को ट्रेडिशनल फूड ग्रेन जैसे व्हीट, राइस और मिलेट्स जो फैमिली सर्वाइवल के लिए होते थे ना, उसे हटाकर हाई वैल्यू कैश क्रॉप जैसे इंडिगो, कॉटन, ओपियम, टी और शुगर केन की तरफ शिफ्ट करना, ताकि उन्हें जो है ना इंटरनेशनल मार्केट्स में कैश प्रॉफिट के लिए बेचा जा सके। क्यों होता था ये? वाई इट हैपेंड? ये बेसिकली जो है ना, ये हैप्पी इंडियन फार्मर्स द्वारा ली गई कोई अपनी वॉलेंटरी चॉइस नहीं थी। बेसिकली तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लैंड टैक्सेस स्ट्रिक्टली जो है ना कैश में और फिक्स डेट्स पर मांगती थी। तुरंत कैश हासिल करने के लिए पुअर पीजेंट्स को ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा जो है ना मजबूर किया जाता था कि वो अपने सबसे अच्छे फील्ड्स पर कैश क्रॉप्स उगाएं। जो प्लांटर्स एडवांसेस यानी जो दादनी उसे कहते हैं, जो प्लांटर एडवांसेस का यूज़ करके इलिटरेट फार्मर्स को लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसा देते थे। नाउ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ऑन द इकोनॉमी। सो सीवर फूड स्कैरसिटी एंड फैमिलीज, यानी क्या क्या चीज़ था डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? सीवर फूड स्कैरसिटी एंड फैमिली, जैसे ही बड़े फूड फील्ड्स इंडिगो या ओपियम उगाने में जो शिफ्ट हुए, देश की जो है ना फूड सेफ्टी लाइंस क्रैश हो गई, जिससे जो है ना बार बार डेडली फेमाइंस पड़े, जिन्होंने लाखों लोगों को जो है ना मार दिया। एग्जाम्पल द ग्रेट बंगाल फेमाइन। देन डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में डिपेंडेंसी हो जाना। नाउ क्वेश्चन 10, क्रिटिकली एग्जामिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। यानी अब हमें बताना है जो ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो विद्योगीकरण कहते हैं आई थिंक, का क्रिटिकली हमें एग्जामिन करना है, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था। Deindustrialization refers to destruction, decline, and collapse of traditional Indian handicraft, handloom, and
textile cottage industries under the impact of British colonial economic policies during the 19th century. यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट से ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टेक्सटाइल कॉटेज इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन, डिक्लाइन और कोलैप्स होना। ना कॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या क्या हो सकता है? दी सबसे पहला कॉज है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटिश टेक्सटाइल फैक्ट्रीज स्टीम मशीन्स का यूज़ करके बहुत सस्ते में जो है ना मैसिव अमाउंट में कपड़ा बनाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना इस मशीन मेड इंपोर्ट से इंडियन विलेज मार्केट्स को फ्लड कर दिया, जिससे लोकल वेवर्स पूरी तरह बर्बाद हो गए। वन वे फ्री ट्रेड टैरिफ पॉलिसी, यानी द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेस्ड वेरी हैवी इम्पोर्ट टैक्सेस, यानी जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना ब्रिटेन में एंटर होने वाले इंडियन हैंडमेड कपड़ों पर बहुत हैवी टैक्स इम्पोर्ट्स जो है ना टैरिफ्स लगा दिए ताकि उनकी अपनी फैक्ट्रीज बचे रहे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटिश मशीन गुड्स को जीरो टैक्स पर इंडिया में एंटर करने दिया, जिसने फेयर मार्केट कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। यानी जो सामान ब्रिटिश से आ रहा है, राइट, जो आ रहा है उसमें जो है ना जीरो जीरो टैक्स कर दिया, राइट, यानी जीरो टैक्स। और जो इंडिया से ब्रिटिश जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स टैरिफ लगा दिए। कोलैप्स ऑफ रॉयल रॉयल कोर्ट्स, यानी जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट इंडियन किंगडम्स को कॉन्कर किया, प्रिंसली कोर्ट्स गायब हो गए। ये कोर्ट्स प्रीमियम लग्जरी गुड्स जैसे सिल्क और स्पेशलाइज्ड वेपन्स के प्राइमरी बायर्स थे, जिससे इनकी डिमांड ख़त्म हो गई। इम्पैक्ट क्या हुआ? मिलियंस ऑफ अर्बन वेवर्स एंड आर्टिसियंस लॉस देयर लिवलीहुड, यानी जो मिलियंस ऑफ जो है ना अर्बन वेवर्स और जो आर्टिसियंस थे उन्होंने अपना लिवलीहुड जो है ना खो दिया। दे अबैंडन टाउन्स एंड रश टू विलेज टू वर्क। बेसिकली क्या जो है ना जो लाखों अर्बन वेवर्स और आर्टिसियंस ने अपना जो है ना रोज़गार खो दिया, उन्होंने टाउन्स छोड़ दिए और जो पुअर लैंडर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में काम करने के लिए विलेजर्स की तरफ दौड़े, जिससे ज़मीन पर एक्सट्रीम प्रेशर बढ़ गया और इंडिया एक बैकवर्ड और ओवर क्राउडेड रूरल कॉलोनी बन गया। नाउ डिस्कस द नेचर एंड कॉज ऑफ पीजेंट ट्राइबल एंड पॉपुलर मूवमेंट्स बिफोर 1857, यानी 1857 से पहले के जो किसान आदिवासी, जो पीजेंट ट्राइबल जो थे, पीजेंट किसान ट्राइबल आदिवासी और पॉपुलर मूवमेंट्स के नेचर और कॉज पर हमें जो है ना डिस्कशन करना है। नाउ सबसे पहले आ जाता है द सेंचुरी बिटवीन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट अ पीसफुल एरा। द एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल ट्रिगर्ड हंड्रेड्स ऑफ लोकलाइज्ड वायलेंट पीजेंट एंड ट्राइबल रेबेलियंस अक्रॉस इंडिया। बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी और 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट के बीच की सेंचुरी कोई पीसफुल एरा नहीं थी। ब्रिटिश रूल के अंदर एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ने पूरे इंडिया में सैकड़ों लोकलाइज्ड वायलेंट पीजेंट और ट्राइबल रेबेलियंस को ट्रिगर किया। कोर कॉज ऑफ प्री 1857 मूवमेंट्स, लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल फॉरेस्ट राइट, यानी जो है ना ब्रिटिशर्स ने शिप्स और रेलवेज के लिए जो है ना लकड़ी सीज करने के लिए स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉस पास किए। उन्होंने ट्रेडिशनल ट्राइबल फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, जिससे ट्राइबल ग्रुप्स को का जो है ना कैटल ग्रेज करना और फायरवुड कलेक्ट करना बंद हो गया था। ना इन्वेजन ऑफ आउटसाइडर्स डिकूस, ब्रिटिशर्स ने जो है ना रिमोट ट्राइबल एरियाज़ को एक्सप्लॉयटेटिव मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए खोल दिया, जिन्हें ट्राइबल्स दिकूस कहते थे। ये आउटसाइडर्स फेक लोन पेपर्स का यूज़ करके जो है ट्राइबल लैंड्स पर कब्जा कर लेते थे। रिलीजियस इंटरफेस, बेसिकली जो है ना क्रिश्चियन मिशनरीज़ की खुली एंट्री जो लोकल कस्टम्स को जो है ना क्रिटिसाइज़ करते थे, उसने नेटिव कम्युनिटीज़ के अंदर एक गहरा जो है ना डर पैदा किया कि कंपनी उनका जो है ना फेथ, यानी जो धर्म जो है ना डिस्ट्रॉय करना चाहती है। नेचर ऑफ these rebellions, these movements like Santhal rebellion of 1855 or the Sannyasi rebellion were highly localized and spontaneous। बेसिकली क्या था इसमें नेचर ऑफ दिस रेबेलियंस में, बेसिकली जो है ना ये मूवमेंट जैसे सैंथल रेबेलियन ऑफ 1855 या सन्यासी रेबेलियन जो है ना हाईली लोकलाइज्ड और स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप उठे हुए थे। ट्राइबल मेंबर्स जो है ना ब्रिटिश गन्स के खिलाफ बोस, एरोस और एक्सिस जैसे जो है ना प्रिमिटिव वेपन्स से लड़े। उन्होंने एक्सट्रीम ब्रेवरी दिखाई, पर कंपनी की डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स द्वारा उन्हें ब्रूटली क्रश कर दिया गया।
Now question 12, analyze the cause, nature and significance effects of the revolt of 1857। यानी 1857 के जो रिवॉल्ट के जो है ना, जो भी कॉज हुआ, जो भी नेचर हुआ और जो भी सिग्निफिकेंस इफेक्ट को जो है ना हमें एनालाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, also known as the Sepoy Mutiny or the First War of Independence, was the most massive armed uprising that directly shook the foundations of British rule in India। मतलब जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसे सिपॉय मुटुनी का मुटुनी या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, सबसे मैसिव आर्म्ड अपराइजिंग था जिसने इंडिया में जो है ना ब्रिटिश रूल की फाउंडेशंस को डायरेक्टली हिला कर रख दिया था। ना कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, सबसे पहला रिवॉल्ट था पॉलिटिकल कॉज, उसमें आया था जिसमें लॉर्ड डेल हाउसी की जो है ना डिमांडिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई इंडियन रूलर बिना किसी नेचुरल मेल हेयर हायर, जैसे सगे बेटे रहते हैं ना के मरता है, तो उसकी जो है ना किंगडम, जस्ट यानी जो है जो मेल लीगर हायर यानी जो सगे बेटे के जो है ना सगे बेटे, जब कोई उसमें जो मरता है तो उसकी किंगडम ब्रिटिशर्स द्वारा जो है ना ग्रैब कर ली जाएगी। इसके चलते जो है ना झांसी, सतारा और नागपुर का जो है ना अनेक्जेशन हुआ। अवध को मिस गवर्नेंस के चार्जेस पर एनेक्स करने से जो है ना सोल्जर्स के अंदर भयानक गुस्सा पैदा हुआ। ना इकोनॉमिक कॉज में क्या आता है, जो हाई लैंड टैक्सेस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेडिशनल आर्टिसनल जॉब्स का जो है ना एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन होना। ना इमीडिएट कॉज, द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, ओके द ग्रीक कार्ट्रिजेस। ना बेसिकली इसमें क्या होता था, द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस में कार्ट्रिजेस, ओके नई एनफील्ड राइफल का जो है ना इंट्रोडक्शन हुआ। इसके पेपर जो है ना कार्ट्रिजेस के पर जो है ना काव यानी गाय और पिग सुअर की जो है ना जो फैट की लेयर लगी होती थी, और सोल्जर्स को जो है ना लोड करने से जो है ना पहले उसे अपने दांत से जो है ना काटना पड़ता था। इसने क्या किया, इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो है ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डीपली हर्ट किया, जिसने जो 10 मई 1857 को जो है ना मीरठ में मोटिनी को जो है ना स्पार्क कर दिया। नाउ नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है ना ये रिवॉल्ट जो है ना एक मिलिट्री म्यूटिनी के रूप में शुरू हुआ था, पर जल्दी जो है ना एक पॉपुलर रेबेलियन में जो है ना बदल गया था। जब जब एंग्री पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स और डिस्प्लेड क्वींस ने जो है ना हाथ मिलाया और पुराने मुगल किंग बहादुर शाह जफर को जो है ना अपना लीडर घोषित कर दिया गया था, बहादुर शाह जफर को। फाइनल इफेक्ट क्या हुआ, हालांकि जो है ना जो ब्रिटिशर्स ने जो है ना एक साल बाद जो है ना रिवॉल्ट को जो है ना क्रश कर दिया, पर इसने जो है ना इंडियन हिस्ट्री को परमानेंटली बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो है ना के जरिए इंडिया का जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया ने जो है ना अपना हाथ में ले लिया, और आगे लैंड ग्रैब्स करने के लिए लोकल रिलीजियस चॉइसेस को रिस्पेक्ट करने का वादा किया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 में पूछ रहा है, नाउ क्वेश्चन 13 में पूछ रहा है, डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। मतलब जो है ना ब्रिटिश रूल से पहले जो वेस्टर्न और साउथ इंडिया में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव के जो है ना अलग अलग रूपों पर जो है ना हमें चर्चा करना है। सो बेसिकली क्या होता था, ब्रिटिश कॉलोनियल लॉज के आने से पहले जो है ना वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है ना डीपली फ्रेगमेंटेटेड थी, और रिजिड कास्ट रूल्स जैसे फ्यूडल हियरार्कीज और रिलीजियस ताबूज द्वारका जैसे जो है ना जैसे फ्यूडल हियरार्कीज और रिलीजियस ताबूज द्वारा, नॉट द्वारका, इट्स द्वारा, इनके द्वारा जो है ना चलाई जाती थी, जिससे जो है लोअर कास्ट और वुमेन के खिलाफ जो है ना सीवर सोशल डिस्क्रिमिनेशन एनफोर्स करते थे। सो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है एक्सट्रीम अनटचेबिलिटी एंड फिजिकल डिस्टेंस, यानी जो है ना अनटचेबिलिटी और फिजिकल डिस्टेंस यानी ये वाला भेदभाव हुआ करता था। रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्लॉथिंग एंड पब्लिक स्पेस, यानी जो है ना जो लोअर कास्ट मैन और वुमेन पर जो है ना लीगली बैन था कि वो अपने ऊपर जो है ना बॉडीज़ को जो है ना कपड़ों से कवर नहीं कर सकते, अम्ब्रेलास कैरी नहीं कर सकते या गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते। उनमें उनमें जो है ना मंदिरों की तरफ जाने वाली पब्लिक रोड्स पर चलने से रोका जाता था, और वो विलेज वेल से पानी नहीं निकाल सकते थे।
द पेशवा रूल रिस्ट्रिक्शन वेस्टर्न इंडिया, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स महाराष्ट्रियन पेशवा रूल्स के जो है ना अंडर जो लोअर कास्ट जो महर्स को जो है ना मजबूर किया जाता था कि वो अपने गले में जो है ना एक मिट्टी का पॉट यानी अर्थन पॉट बांधे ताकि अपना थूक स्पिट कलेक्ट कर सके। बेसिकली गाइज जो है ना जो अपने बी आर अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर उनको भी जो है ना अनटचेबिलिटी का टैग कर दिया गया था और उनके वहाँ भी ऐसा ही हुआ करता था। नाउ क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यानी इसका मतलब ये है जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी औद्योगिक पूंजीवाद के उभर और इंडिया पर इसके इम्पैक्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। सो industrial capitalism rose in Britain during the late 18th and early 19th century as steam-powered factories, large textile mills, and private corporate enterprises replaced old merchant trading guilds. मतलब जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के दौरान जो है ना ब्रिटेन में जो है ना ये ब्रिटेन में उभरा जब स्टीम पावर्ड फैक्ट्रीज, बड़े टेक्सटाइल मिल्स और प्राइवेट कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज ने पुराने मर्चेंट ट्रेडिंग को जो है ना गिल्ड्स को रिप्लेस कर दिया। इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ओनर्स इन मैनचेस्टर एंड बिर्मिंगम कम्प्लीटली रिवर्स द ट्रेडिंग पैटर्न। बेसिकली इसमें क्या होता था गाइज, जो मैनचेस्टर और बिर्मिंगम के इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ओनर्स के उभरने की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग पैटर्न को जो है ना कम्प्लीटली उल्टा कर दिया, जिससे इंडिया एक सबॉर्डिनेट कॉलोनियल मार्केट बन गया। तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल प्रोवाइडर बन गया, अ कैप्टिव मार्केट एंड फिनिश गुड प्रोवाइडर वाला, यानी इंडिया की जो है ना ट्रेडिशनल क्लॉथ वीविंग इंडस्ट्री चीप मशीन मेड ब्रिटिश गारमेंट्स को जो है ना लोकल मार्केट्स में फ्लड करके कम्प्लीटली वाइप आउट कर दी गई। थर्ड है द वेल्थ ड्रेन, मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा बनाया गया भयानक प्रॉफिट वापस लंदन भेज दिया जाता था, जिससे इंडिया के इंटरनल कैश कैपिटल रिसोर्सेज कम्प्लीटली ड्रेन हो गए और किसी भी नेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रास्ता ब्लॉक हो गया था। नाउ क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन, हमें नोट लिखना है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया, इस पे लिखना है या कार्नेस्टिक वॉर या द थर्ड कार्नेस्टिक वॉर। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, कार्नेस्टिक वार्स, थर्ड कार्नेटिक वार पर हमें एक नोट लिखना है। सो बेसिकली क्या था ना, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, जो अपने 18th सेंचुरी के दौरान जो है ना जैसे ही मुगल पावर कोलैप्स हुई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना एक दूसरे को एलिमिनेट करने और इंडिया पर जो है ना और ट्रेड मोनोपोली जीतने के लिए 3 फियर्स मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की सीरीज लाई, जिन्हें कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता था। सो सबसे पहला है द थर्ड कार्नेटिक वॉर्स, जो कहाँ कब से कब तक चला, 1758 से 1763 तक। सो बेसिकली थर्ड कार्नेटिक वॉर दोनों यूरोपियन पावर्स के बीच का जो है ना डिसीसिव फाइनल क्लैश था, जो यूरोपियन में शुरू हुए 7 इयर्स वार के ब्रेकआउट के चलते ट्रिगर हुआ था। फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिश आउटपोस्ट को कैप्चर करने के लिए एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर काउंट दे डाली थी, और हालांकि रिच ब्रिटिश कंपनी के मुकाबले फ्रेंच के पास इनफ जो है ना नवल बैकअप और फाइनेंशियल कैपिटल की कमी थी। नाउ द बैटल ऑफ वेंडी वॉज 1760। द ब्रिलियंट British General Sir Ire Cote met the French army at Vandevis in 1760 and handed them a total crushing defeat. The British captured the French capital Pondicherry and destroyed its fortifications. मतलब जो बेसिकली जो है ना जो ब्रिलियंट ब्रिटिश जनरल सर आयरे कोटे ने जो है ना 1760 में वेंडी वॉस में फ्रेंच आर्मी से मुकाबला किया और उन्हें एक क्रशिंग डिफीट यानी करारी हार सौंपी। ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच कैपिटल पौंडीचेरी को कैप्चर किया और उसकी फोर्टिफिकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिग्निफिकेंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 ने जो है ना इस वार को ख़त्म किया। फ्रेंच को पौंडीचेरी सिर्फ एक सिंपल ट्रेडिंग शॉप के रूप में रखने की परमिशन मिली और उन्हें इंडिया में किसी भी तरह के मिलिट्री रूप रखने या फोर्ट्स बनाने से कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। इस टोटल विक्ट्री ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अनडिस्प्यूटेड सुप्रीम यूरोपियन मास्टर बना दिया था। नाउ एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट
ऑफ बंगाल, यानी जो बैटल ऑफ प्लासी के जो सिग्निफिकेंस और इफेक्ट्स ऑफ और बंगाल की ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को जो है ना हमें एक्सप्लेन करना है। सो बैटल ऑफ प्लासी जो जून 23 1757 को जो है ना हिस्टोरियंस द्वारा डेफिनेटिव वाटर सेड मूवमेंट के रूप में देखा जाता था। इससे क्या होता था, जिसने इंडियन हिस्ट्री के जो है ना मेडिवल एरा को जो है ना क्लोज किया और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को डार्क चैप्टर को खोला। तो सिग्निफिकेंस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या थे इसके? सबसे पहले था ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडर्स एंड किंग मेकर्स। दूसरा था अनलॉकिंग द वेल्थ ऑफ बंगाल। तीसरा था पॉलिटिकल स्टेपिंग स्टोन। नाउ 17 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और इंडिगो, इंडिगो कल्टीवेशन, सेंथल रेबेलियन, सन्यासी रेबेलियन। इन सब पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहले बढ़ते हैं हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट कॉटेज यूनिट्स ड्यूरिंग द 19th century ड्यू टू हैवी फ्लडिंग ऑफ चीप ब्रिटिश machine garments and unfair import tax laws turning independent weavers into poor farm laborers। मतलब जो चीफ ब्रिटिश मशीन गारमेंट्स की हैवी फ्लडिंग और अनफेयर इंपोर्ट टैक्स लॉस के चलते 19th सेंचुरी के दौरान जो है ना ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट कॉटेज यूनिट्स का जो है ना इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन और डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, जिसने जो है इंडिपेंडेंट वेवर्स को जो है ना पुअर फार्म लेबरर्स में बदल दिया। सेकंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जो इंडियन पीजेंट्स यानी जो इंडियन किसान को जो है ना सर्वाइवल फूड ग्रेन जैसे व्हीट और राइस उगाने से रोकना और उन्हें जो है ना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए कैश क्रॉप जैसे ओपियम, कॉटन और इंडिगो के उगाने के लिए जो है ना फील्ड्स एलोकेट करने पर मजबूर करना, जिससे गहरे रूरल डेट ट्रैप्स और फ्रीक्वेंट फेमाइंस पैदा हुए। इंडिगो कल्टीवेशन। मतलब ब्रिटिश प्लांटर्स ने इंडियन फार्मर्स को जो है ना हाईली ऑपरेसिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर इंडिगो एक जो है ना ब्लू डाई प्लांट जो ब्रिटिश टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के लिए जो है ना चाहिए था उगाने पर मजबूर किया। प्लांटर्स बहुत लो कैश प्राइजेस पे पे करते थे और जो फार्मर्स फूड राइस उगाने की जो कोशिश करते थे उन्हें जो है ना फिजिकली टॉर्चर करते थे, जिसके चलते 1859 का जो ना हिस्टोरिक ब्लू म्यूटिनी इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। नाउ सैंथल रेबेलियन 1855। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो झारखंड के जो राजमहल हिल्स में जो है ना दो ब्रेव ब्रदर्स जो थे सिद्धू और कान्हू, इन दोनों के द्वारा जो है ना लीड किया गया एक पावरफुल आर्म ट्राइबल अपराइजिंग। सैंथल्स उन करप्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स, मनी लेंडर्स और रेवेन्यू एजेंट्स को जो है ना निकालने के लिए उठे थे, जिन्होंने उनके एंसेस्ट्रल लैंड छीन ली थी। ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस द्वारा जो है ना क्रश किए जाने से पहले वो बोस और एक्सिस के साथ जो है ना बहुत फियर्सली लड़े थे। नाउ सन्यासी रेबिलियन, ये क्या था? जो बेसिकली जो है ना जो बंगाल में जो वॉन्डरिंग हिंदू यानी मॉन्ग, सन्यासी और मुस्लिम फ़कीर्स द्वारा जो है ना लीड किया गया एक अर्ली पॉपुलर रेबिलियन, जिसमें डिस्प्लेस्ड पीजेंट्स और जो डेमोबलाइज्ड सोल्जर्स भी शामिल हुए। वो इसलिए उठे क्योंकि कंपनी की जो ना जो हार्श टैक्स कलेक्शंस और सीवर 70 फैमाइन ने इकोनॉमी को जो है ना रीयून कर दिया था और ब्रिटिशर्स ने मॉन्ग्स के सैक्रेड पिलग्रिमेज जो साइट्स पर जाने पर बैन बैन लगा दिया था। ये जो है ना ये बंकिम चंद्र की जो है ना बुक जो आनंद मंथ थी ना, बंकिम चंद्र से बुक आनंद मंथ, उसमें फेमसली रिकॉर्डेड है। नाउ क्वेश्चन 18 में बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, इंडियन रेलवेज, इंग्लिश कैपिटल एंड इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। The first passenger train ran between Bombay and Thane in 1853 under Governor General Lord Dalhousie। यानी जो पहली पैसेंजर ट्रेन जो है ना 1853 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसे के अंडर जो है ना बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंडियन ट्रैवलर्स की मदद करने के लिए नहीं बल्कि कॉलोनियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए बनाई थी। रॉ कॉटन और कोल को डीप इंटीरियर विलेजेस से पोर्ट्स तक तेज़ मूवमेंट के लिए और एंटी ब्रिटिश रेबेलियंस को क्रश करने के लिए मिलिट्री ट्रूप्स को जल्दी मूव करने के लिए बनाया था। ब्रिटिश कैपिटल इन इंडियन रेलवेज दी गारंटीड सिस्टम। मतलब इंडियन रेलवेज का जो है कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्राइवेट ब्रिटिश इन्वेस्टर्स और कैपिटलिस्ट कंपनीज के पैसे से फंड किया गया था।
उनके मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक जो है ना जो स्कैंडलस गारंटीड रिटर्न सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, पूरे जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है ना पुअर इंडियन सिटीजन से कलेक्ट किए गए टैक्सेस से एक फिक्स्ड 5% इंटरेस्ट जो है ना प्रॉफिट देने का वादा किया गया, चाहे रेलवे लाइंस लॉस में ही क्यों ना चल रही हो। नेशनलिस्ट लीडर तिलक ने इसे जो है ना किसी दूसरे की वाइफ को अपने खुद के सोने के गजरे से सजाने जैसे बताया था। नेशनलिस्ट लीडर तिलक कॉल्ड इट डेकोरेटिंग अनदर पर्सन's वाइफ विद योर ओन गोल्ड मनी। नाउ क्वेश्चन थर्ड पॉइंट, explain capital and Indian economy. So, English capital and Indian economy. So basically जो है ना huge amounts of private English cash capital flooded into India. Basically क्या था, जो प्राइवेट इंग्लिश कैश कैपिटल का एक मैसिव अमाउंट इंडिया में फ्लड हुआ, जिसका टारगेट रेलवेज, टी प्लांटेशन, शिपिंग लाइंस और कोल माइंस थे। इस कैपिटल ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद नहीं की, इसने एक एक्सट्रैक्टिव पाइप की तरह जो है ना काम किया, जिसने सारे मेन रिसोर्स बैंक्स को कंट्रोल किए और ये इंश्योर किया कि सारे फाइनल इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स क्लियरली लंदन लीक हो जाए, जिससे इंडिया जो है पुअर बना रहे। नाउ एक्सप्लेन द रिक्रूटमेंट पैटर्न एंड लाइफ ऑफ इंडेंचर्ड लेबर इन प्लांटेशंस। मतलब प्लांटेशंस पर इंडेंचर्ड लेबर, जो गिरमितिया मजदूर जो होते थे, उनके रिक्रूटमेंट पैटर्न और उनकी लाइफ को हमें एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले बढ़ते हैं। इंडेंचर्ड लेबर वॉज ए demanaging system of bonded labor introduced by the British government after slavery was officially abolished in 1833। सो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि जो इंडेंचर्ड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर्स, यानी जो जो बंधुआ मजदूर जो थे, उनका जो है ना इन जो बॉन्डेड लेबर्स का जो है ना एक डी मैनेजिंग सिस्टम था, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना 1833 में स्लेवरी ऑफिशियल एबॉलिश के बाद जो है ना इंट्रोड्यूस किया था। इसे फिजी, मॉरिटियस, कैरिबियन और असम जैसे कॉलोनीज़ में मैसिव शुगर और टी प्लांटेशंस के लिए जो है ना सस्ते और रेगुलर फील्ड वर्कर्स प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नाउ द रिक्रूटमेंट पैटर्न, बेसिकली इसका क्या था कि जो जैसे जैसे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो है ना बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में लोकल इकोनॉमी को रियून किया, लाखों पीजेंट्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी भारी गरीबी में गिर गए। स्पेशलाइज्ड एजेंट, जिन्हें आर्काटिस कहा जाता था, उन्होंने इन पुअर विलेजेस को जो है ना वहाँ पे विजिट किया। उन्होंने इलिटरेट पीजेंट से झूठ बोला, उन्हें हाई वेजेस, लाइट गार्डन वर्क और क्विक रिटर्न ट्रैवल्स का जो है ना वादा किया। उन्होंने जो है ना बेसिकली डेस्परेट वर्कर्स को जो 5 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म रिटर्न एग्रीमेंट जो है ना साइन करने के जाल में जो है फंसा दिया था। जिस इससे पता है इससे क्या हुआ, इससे जो अनएजुकेटेड लेबरर्स पर जो पढ़ लिख नहीं सकते थे और जिसे वो गिरमिट कहते थे। नाउ द पेनफुल लाइफ ऑन प्लांटेशंस। सो बेसिकली क्या था, एक बार जब वर्कर्स शिप्स पर जो है ना बोर्ड करके फार ऑफ कॉलोनीज़ में जो है ना पहुंच जाते हैं, तो उनकी लाइफ एक नाइटमेयर यानी बुरा सपना बन जाती है, जिन्हें हिस्टोरियंस द्वारा न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाता है। बेसिकली अंडर स्ट्रिक्ट आर्म गार्ड्स के अंडर आइसोलेटेड प्लांटेशन बैरेक्स में लॉक किया जाता था और ब्लिस्टरिंग सन हीट में 14 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाता था। बेसिकली जो छोटी छोटी बातों पर उनकी वेजेस काट ली जाती थी, और अगर कोई वर्कर जो है भागने या कंप्लेन करने की कोशिश करता तो उसे पब्लिकली व्हिप यानी कूड़े मारना, जो कोड़े मारते थे ना, कोड़े मारना किया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था या टॉर्चर किया जाता था। उनके पास जो है ना मास्टर्स बदलने या जल्दी घर लौटने के जीरो लीगल राइट्स थे। नाउ क्वेश्चन 20, हमें जो है शॉर्ट नोट लिखना है ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, विलियम जोन्स और थॉमस मुनरो। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। सो इसे जो है ना जो मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835 और
इनके द्वारा जो है ना फॉर्मलाइज किया गया, जो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, जिसे माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, इनके द्वारा जो है ना एक्सपेंड किया गया। इसने लोकल इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड वेब सेटअप किया, और नेटिव साइंस ट्रेडिशंस को वेस्टर्न आर्ट से इंटेंशनली रिप्लेस कर दिया गया था। नाउ सेकंड है इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के पास जो है ना लोकल सेल्फ फंडेड विलेज स्कूल्स का एक वास्ट नेटवर्क था। हिंदूज़ के लिए पाठशालास और मुस्लिम के लिए जो मदरसा मकतब्स, जैसे कि जो विलियम एडम के रिपोर्ट में जो ना रिकॉर्ड किया गया है। ये स्कूल्स फ्लेक्सिबल थे, इनमें कोई रिजिड प्रिंटेड बुक्स या फिक्स्ड डेस्क नहीं थे, और जो हार्वेस्ट वीक्स के दौरान क्लासेस क्लोज हो जाती थी, ताकि जो है ना ये पुअर फार्मिंग किड्स अपने पेरेंट्स की मदद कर सके, जिससे लिटरेसी हाई और प्रैक्टिकल बनी रहती थी। नाउ थर्ड इज़ विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो 1746 से 1794 तक थे, एक ब्रिलियंट ब्रिटिश लिंग्विस्टिक और जज जो कलकत्ता आए, और उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन रखी। वो एक प्रीमियम प्योनियर ओरिएंटलिस्ट थे, जिन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस के बीच डीप स्ट्रक्चरल लिंक्स को डिस्कवर किया, जिसने एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री की ग्लोबल साइंटिफिक स्टडी को स्पार्क किया। ना थॉमस मुनरो जो 1761 से 1827 तक, एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने मद्रास के गवर्नर के रूप में सर्व किया, जिन्होंने उन्होंने जो है ना ज़मींदारी टैक्स मिडलमैन को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया, और रियतवाड़ी लैंड सेटलमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया, जिसमें इंडिविजुअल पेजेंट्स के साथ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एग्रीमेंट्स किए गए, जिसने साउथ इंडियन फार्मर्स पर एक हैवी टैक्स बर्डन डाल दिया था। सो यस गाइस, सो इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।